कराची की सड़कों पर आज JUIF समेत जमात इस्लामी और दीगर जमातें हमें एहतजाज करती हुई नजर आईं, जिनके कारकुनान पर लाठी चार्ज भी किया गया, शेलिंग भी की गई। ये सब हुआ क्या? सलमान साहब, हमने देखा कि मौलाना की बात करें तो कल के हलीफ आज हरीफ बन बैठे हैं, क्यों नहीं मौलाना हुकूमती कश्ती में सवार हुए? देखें मरियम, दो बातें हैं। एक तो है एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत। ये एक वक्त तक तो कारगर होती है, अगर आप सरापा एहतजाज बने रहें ना तो फिर उल्टा इसका नुकसान भी होता है। जहाँ तक आपने कराची की बात की है, देखिए कराची के अंदर ये बात हमें यहाँ बैठ के उस तरह महसूस नहीं हो रही जिस तरह इसकी शिद्दत कराची में महसूस हो रही है। आज जमात इस्लामी कराची के अमीर नईमुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि MQM को 1 लाख वोट नहीं मिला और 18 सीटें मिल गई हैं। और आप जमात इस्लामी या JUI को छोड़ें, आप पीर पगाड़ा जैसे कुव्वत जो है अंदरून सिंध में, वो सियासी तौर पे फारूक हो गए और वो एहतजाज में शामिल हुए हैं। ये बड़ा अलार्मिंग है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, फजलुर रहमान साहब तो हमेशा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते रहे हैं, वो अपना रास्ता बनाते रहे हैं, हमेशा अपना रास्ता बनाते रहे। इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि उनका सियासी फैसला मुझे दुरुस्त महसूस नहीं हो रहा। कि इसलिए कि वो नवाज शरीफ को पुकारते रहे हैं। लगता है ऐसे है कि जैसे नवाज शरीफ ने उनके साथ कोई वादा किया था और आपने उनके सारे राशिद सोमरू साहब और दीगर लोग वो आसिफ जरदारी साहब को पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। वो ये एक तासुर आम है कि मौलाना फजलुर रहमान सदारती मनसब के तलबगार थे और वो इसके उम्मीदवार नहीं बन सके। लेकिन मैं अब भी इसे खारिज कोई वादा खिलाफी हुई है उनके साथ? देखिए, मैं ये नहीं कहता, एक तसर परसेप्शन था कि नवाज शरीफ साहब, ये बात तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्हें कहा था कि आपने हर बड़े फैसले में फजलुर रहमान साहब को एतमाद में लेना है और वो लेते रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब इस हुकूमती नैया में सवार नहीं है। मैं अभी भी खारिज इम्कान नहीं समझता कि आने वाले वक्त में फजलुर रहमान जो है उनसे भी मामला बेहतर हो जाएं। अच्छा। और वो हुकूमती जहाज़ पे सवार हो। हाँ, ऐसा मुमकिन हो सकता है। यानी आपने कहा सियासत तो वैसे भी मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो कल दोस्त थे वो आज दुश्मन बन बैठे हैं। तर्जुमान JUI कह रहे हैं कि जरदारी एंड कंपनी के हवाले हम मुल्क नहीं कर सकते। ऐसा क्या हो गया है? देखिए, पॉलिटिक्स में तो ज़रूरियात होती हैं जिसकी बुनियाद पे आप कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। लेकिन जो कराची में सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। मसलन जमात इस्लामी जो बड़े अरसे से इनएक्टिव थी, अब नए जो उनके अमीर हैं इस वक्त के, उनके तहत काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आई हैं। लोकल गवर्नमेंट का जो मेयर का था उसमें बड़ा ज़ोरदार मुकाबला हुआ, फिर अब इस सारे प्रोसेस के अंदर है। तो ये भी देखना चाहिए कि जमात इस्लामी अब ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रही है। ये एक नई डेवलपमेंट है जो सिंध में इतनी ज़्यादा माजी में नहीं थी। इसी तरह आप JUI को देख लें। JUI अर्बन एरियाज़ के अंदर कोई इतनी नज़र नहीं आती थी। ठीक है, उनके कुछ सीटें थीं, मतलब उनके एक्टिविटी हमें आती थी नज़र, वहाँ मदरसे वगैरह तो बन गए हैं सिंध के अंदर भी। लेकिन अर्बन एरिया कराची के अंदर JUI की एक्टिविटी ये नोट करने वाली है कि ये एक बड़ी अनयूजुअल किस्म की डेवलपमेंट है जो हमने इस दफ़ा देखी। फिर तीसरी बात जिसका अभी तस्करा हुआ है, GDA है। GDA बहुत केयरफुल गेम खेलता है हम पॉलिटिक्स में, और कैलकुलेटेड अंदाज में गेम खेली जाती है। तो उसमें देखने की बात यह है कि इस दफ़ा GDA माजी की निस्बत ज़्यादा नाराज़ नज़र आता है हमें। उसकी क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नाराज़गी उनकी इतनी हमें नुमायां तौर पर बयानात की सूरत में, वो उस बड़े जलसे की सूरत में हमें नज़र आई। धरने का भी ऐलान कर दिया गया है, तो इस सियासत के नताइज क्या होंगे? देखिए, यही तो सोचने वाली बात है कि एक रवैया तो ये है कि ठीक है जी, हमारे पास स्टेट एपरेटस होता है, हम डंडा सोटा करके इनको सीधा कर देंगे। ठीक है, वक्ती तौर पे तो सीधा किया जाता है लोगों को, लेकिन लॉन्ग रन में ये मसलों का हल नहीं होता। लॉन्ग रन में कोई ना कोई सियासी रास्ता ढूंढना होता है, कोई सियासी तरीक़ाकार आपको अपनाना होता है, और उस तरफ तवज्जो देने के लिए गुफ्तो शनीद की ज़रूरत होती है, जो कि जिसकी ज़िम्मेदारी फिर सब पे आती है। यानी सिर्फ इनिशिएटिव आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन ये है कि जो बाकी जो पार्टीज़ होती हैं उनका भी एक जिम्मेदारी होती है। तो अगर तो कोई दरमियाना मिडल वे निकालने की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल पड़ी, तब तो हम समझते हैं कि सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है।
لیکن اگر ہم درمیانہ راستہ نہیں، یا مائی وے یا ہائی وے، یا تو آپ میرے راستے پہ چلیں یا آپ فارغ، اگر یہ اپروچ ہوگی۔ لیکن مولانا صاحب کا آپ کو لگتا ہے کہ ممکنات میں سے ہیں کہ ابھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، بعد میں دل پگھل نہیں، جائے؟ دیکھیں آپ یہ پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی راستہ جو ہے نکال لیا جائے، اور نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو کانفلکٹ اور ٹینشن ہے جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر، یہ جتنی کم ہو سکے اتنی بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زیرو ہو جائے، لیکن کم از کم یہ مینیجبل بھی ہو جائے، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن وہی ہے نا، ویسے مولانا نے ساروں کو حکومتی جہاز میں سوار کرا کے خود وہ باہر رہ گئے۔ بس وہ ہوتا گیم۔ دیکھیے اس دفعہ جو پاکستان کی پولیٹکس ہے وہ بڑے انیوژل انداز میں گئی ہے، اور اس کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہ بھی ایک غیر معمولی انداز کے اندر ہوا ہے۔ آپ رن اپ ٹو الیکشن کو دیکھ لیں، جو کچھ رن اپ ٹو الیکشن پہ ہوا ہے، پاکستان کی پوری تاریخ میں ہم نے اتنی سختیاں نہیں دیکھی ہیں۔ پھر پولنگ ڈے والے 3 معاملات ٹھیک تھے، وہ لوگوں نے خاموشی سے جا کے ووٹ ڈال دیا، پھر شام کو پھر سسپینشن ہوگی۔ جبکہ پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ اگر آپ رزلٹ کو ڈیلے کرتے ہیں تو لوگ شک کرتے ہیں، چاہے آپ کا ڈیلے جسٹیفائیڈ ہی ہو۔ وہی ہوا 2000 پختونخوا میں تو مولانا کو جنہوں نے فارغ کیا ان کے ساتھ ہی وہ مل گئے۔ نہیں دیکھنا، اب وہ یہ سیاسی مصلحتیں ہیں، یہ سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، یہ وقتی تقاضے ہوتے ہیں، جب وقت بدلتا ہے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مصلحتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔